आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जिनको कवर करते हुए चलेंगे, है ना। आज का न्यूज़पेपर बहुत बड़ा नहीं है तो आराम से हम लोग इसको कवर कर लेंगे बहुत जल्दी। तो देखो, सबसे पहली न्यूज है कि ये जो ईरान और इसराइल और ईरान की वॉर चल रही है, इन तीनों की वॉर अब एक सीज फायर तक पहुंच चुकी है। ठीक है जी, गुड इवनिंग नीतू जी। तो इन तीनों की वॉर अब कहाँ पहुंच चुकी है, एक सीज फायर पे पहुंच चुकी है और एक एग्रीमेंट, इंटरिम एग्रीमेंट साइन हो गया है। इंटरिम एग्रीमेंट साइन होने के बाद अब मेन एग्रीमेंट के ऊपर बात होगी। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका, अगर हम लोगों को देखो आज का समझना है कि आज क्या है और आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, तो हम लोगों को थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका जानना पड़ेगा। अगर डिटेल में आप लोगों को जानना है और जानना भी चाहिए, तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली हुई है, उस वीडियो को देख लेना। ईरान की पूरी हिस्ट्री उसके अंदर डिस्कस की है कि जितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाकर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक उसके अंदर हिस्ट्री मैंने डिस्कस की है ईरान की, तो वो आप लोग जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1953 के अंदर ईरान में कू हो जाता है। 1953 में क्या हो जाता है, कू हो जाता है। किसके किसके द्वारा? द यूएस एंड यूके सपोर्टेड द रिमूवल ऑफ द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक। मोहम्मद मोसादेक को हटा के, गुड इवनिंग, मोहम्मद मोसादेक को हटा के 1953 में यूएस और यूके की सपोर्ट से क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर मोसादेक को हटा दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है। ही वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसको हटा दिया जाता है। और उसको हटाने के बाद क्या होता है कि 1966 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन होता है ईरान के अंदर, और ईरान का मजलिस फॉर्म होता है। मजलिस वहां की, मजलिस पहले भी थी लेकिन मजलिस को पावर मिलती है 1966 के बाद, और मजलिस वहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं। ठीक है, इतना सा याद रखेंगे। फिर 1979 में हम लोग सब जानते हैं कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट थी वो यूएस और यूके के द्वारा सपोर्टेड थी। अब यूएस और यूके के द्वारा सपोर्टेड थी तो वहां पर जो पॉलिसीज थी ईरान के अंदर, वो भी यूएस और यूके जैसी थी। यूएस और यूके के इंटरेस्ट जिससे कि मीट आउट हो सके, यानी कि वहां लिबरलाइजेशन था, वहां ग्लोबलाइजेशन था, वहां महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, वहां महिलाओं को बिना बुर्के के घूमने का अधिकार था, यानी कि इस्लामिक लॉ वहां पर लागू नहीं हो रहा था। वहां क्या लागू हो रहा था? वहां वेस्टर्न सिस्टम एक तरीके से लागू हो रहा था। तो ये चीज जो इस्लामिक क्लरिक्स थे उन लोगों से देखी नहीं गई। उन लोगों को लगा कि ये हमारे रिलीजन के ऊपर एक तरीके से रिलीजियस इरोजन है, कल्चरल इरोजन है ईरान का। तो इस कल्चरल इरोजन के अगेंस्ट 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है और ईरान को इस्लामिक स्टेट बना दिया जाता है। उस समय रोहिल्ला खोमनेई जो थे वो वहां पे सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। रोहिल्ला खोमनेई के बाद आयतुल्ला खोमनेई वहां के सुप्रीम लीडर बनते हैं, जिनकी अभी हत्या कर दी गई। जब ये वॉर शुरू हुई तो वॉर शुरू होने के दूसरे ही दिन आयतुल्ला खोमनेई की हत्या कर दी गई, उनका असैसिनेशन हो गया, मिसाइल अटैक में वो मारे। ठीक है, उसके बाद उनका एक बेटा है, तो उनका जो बेटा है वो अभी वहां पर सारी चीजें संभाल रहा है। ठीक है, मुश्तबा खोमनेई, मुश्तबा खोमनेई। ठीक है, तो 1979 में जब नया नया ईरान बना था, नया नया ईरान बना था मतलब नया नया ईरान के अंदर रिजीम चेंज हुआ था, तो दो चीजें हुई। दो चीजें क्या हुई? जो रोहिल्ला खोमनेई थे उनका विश्वास ईरान की आर्मी पे नहीं था, क्योंकि ईरान की आर्मी किसने बनाई हुई थी? रोहिल्ला खोमनेई से पहले जो वहां पर क्या बोलते हैं, जो वहां पे एक तरीके से डिक्टेटर थे, उन्होंने बनाई हुई थी। हालांकि उनके हटने के बाद भी जो आर्मी है वो कंटिन्यू करती रही, लेकिन एक और पावरफुल ग्रुप का वहां फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं आईआरजीसी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स। ठीक है, जिन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशन को क्या किया, सपोर्ट किया, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन में विश्वास रखते थे। अब वो वहां की आर्मी सैलरी के लिए या देश के लिए काम नहीं कर रही है, वहां की आर्मी किसके लिए काम कर रही है? इन द नेम ऑफ अल्लाह काम कर रही है। ठीक है, तो अल्लाह के नाम पे आईआरजीसी क्या करती है, सारे काम करती है। 1979 में नया नया बना था, नया नया रिजीम चेंज हुआ था।
नई नई आर्मी को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा था। तो ऐसे में यूएस को लगा कि अभी हमला कर देना ठीक होगा, तो इराक से हमला करवा दिया, इसके ऊपर, ईरान के ऊपर। तो 1979 से 1980 से 1988 तक चली इराक ईरान वॉर। ये किसने करवाई? ये भी यूएस सपोर्टेड थी। यूएस किसको सपोर्ट कर रहा था? इराक को सपोर्ट कर रहा था। और बाद में फिर इराक के लीडर गद्दाफी को भी उसने मार दिया, है ना। इराक में गद्दाफी था या सद्दाम हुसैन था? जल्दी बताओ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं। एक लीबिया में था, एक इराक में था। देख लेते हैं। हालांकि ऐसे कंफ्यूजन होने चाहिए, स्पेशली मुझे तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं तो आप लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी से आ रहा हूँ। इराक में सद्दाम हुसैन था, ठीक है ना। सद्दाम हुसैन इराक में था और गद्दाफी वॉज इन लीबिया, ठीक है। तो दोनों का ही असैसिनेशन यूएस ने करवाया, ठीक है। तो इराक के अंदर कौन था? गद्दाफी, ठीक है। फिर एक और डिस्प्यूट खड़ा हुआ, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ईरान के ऊपर ये एलिगेशन लगाते रहे इसके बाद भी कि तुम जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर बनाते हो, अगर न्यूक्लियर वेपन बनाते हो, तो हम तुमको बनाने नहीं देंगे, क्योंकि उसके 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 लिए बहुत सारी ट्रीटीज है। एनपीटी है, सीटीबीटी है, पीटीबीटी है ना। बहुत सारी ट्रीटीज जो हमने एक बार डिस्कस की थी, न्यूक्लियर रिजिम जब हम डिस्कस कर रहे थे पूरी इंडिया का, है ना। तो वो सारी इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रीटीज हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के नाम पे और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के नाम पे क्या हुआ कि ईरान के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाना शुरू किया वेस्टर्न कंट्रीज ने, और सैंक्शंस भी लगाए। सैंक्शंस लगाने शुरू किए, तो इसके बाद क्या होता है, 2015 में आप लोगों को पता है जेसीपीओए एक एग्रीमेंट हो जाता है, ईरान, P5 प्लस जर्मनी का जेसीपीओए ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनता है। ये क्या है? ईरान की न्यूक्लियर डील है। न्यूक्लियर डील चल रही थी, सारी चीजें चल रही थी। इसके अंदर ये कहा गया कि आईएईए निगरानी रखेगा कि वेपन ना बन जाए, केवल सिविलियन पर्पज के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। ये बात होने के बाद फिर 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप पोटस बनते हैं, तो पोटस बनते ही सबसे पहला काम करते हैं कि जेसीपीओ को रद्द कर देते हैं। और जेसीपीओए को रद्द करने के साथ साथ एक एक्ट लागू करते हैं जिसका नाम है काटसा। काटसा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है। काटसा लाया और क्या बोला? रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट क्या करेंगे? हम सैंक्शंस लगाएंगे, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि जो हमारे एडवर्सरीज हैं इनको हम काउंटर कर सके, काउंटर करने के नाम पे, ठीक है। तो रशिया के अंदर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, उसके बावजूद भी इंडिया ने वहां से S-400 की डील की, है ना। इसके अलावा ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, हम तब भी चाबहार पोर्ट को चाबहार पोर्ट के ऊपर, हालांकि हमने सैंक्शंस का वो ले लिया था, वेवर ले लिया था सैंक्शंस का, कि चाबहार पोर्ट को हम यूज करते रहेंगे। 26 अप्रैल 2026 तक का हमारे पास वेवर था। उसके बाद अभी चाबहार पोर्ट का क्या होगा, इसके ऊपर कोई डील इंडिया यूएस के बीच में नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो वहां पर वॉर लाइक सिचुएशन चल ही रही है। और ये जो आप लोगों को अभी सीज फायर दिखाई दे रहा है और एग्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। मतलब ऐसा मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ और पूरी दुनिया चाहती है कि ये वॉर खत्म हो जाए, स्पेशली इंडिया के अंदर जो कि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंडेंट? इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और इंपोर्ट भी कैसा? क्रूड ऑयल का। और कहां से? वो भी मिडिल ईस्ट से। क्योंकि मिडिल ईस्ट से अगर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट खत्म हुआ तो हमें डाइवर्सिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब हम लोग 40 ये हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग 40 देशों से ले रहे हैं, 40 कंट्री से ले रहे हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा हम ले रहे हैं रशिया से, 33%, 35% के आसपास तो हम रशिया से ही ले रहे हैं। उसके अलावा वेनेजुएला हमारे पास ऑप्शन खुला रखा है, उधर से यूएस से प्रेशर बना रहा है कि वेनेजुएलन ऑयल लो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करके रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम कहां से तेल लेंगे, इसका डिसीजन हम लेंगे, किसी के प्रेशर में आके नहीं लेंगे। जहां से हमको सही पड़ेगा, जहां से हमको इकोनॉमिकली फीजेबल होगा, जहां से हमको स्ट्रेटेजिकली फीजेबल होगा, हम वहां से लेंगे। रशिया अगर कहता है कि हम तुमको ऑयल देंगे और हमको उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, जब तक कुछ नहीं चाहिए तब तक हम रशिया से ले लेंगे। लेकिन जब हमको उसकी जियोपॉलिटिकल कीमत चुकानी पड़ेगी, अगर वेनेजुएला से ऑयल लेते हैं, सिर्फ ऑयल लेते हैं तो ऑयल लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उस ऑयल की अगर हमको जियोपॉलिटिकल
कीमत चुकानी पड़ रही है कि इंडियन सी फेयरर्स को मार दिया गया, 3 लोगों को, और हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी है, अपनी सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी से भी ज्यादा पता नहीं किस चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना। क्योंकि आप ये एक बार सोच के देखो कि अगर ये 3 सी फेयरर्स जो थे, जो मारे गए इंडिया के थे, अगर ये यूएसए के होते और इंडिया ने मार दिए होते, या फिर यूरोप के किसी देश के होते और यूएसए ने मार दिए होते, तो बवाल हो जाता पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। लेकिन इंडियंस की जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की नजरों में ही जान की हमारी कोई कीमत नहीं है। जब तक हमारी सरकार हमारी जान की कीमत नहीं लगाएगी, तब तक दूसरा देश क्यों लगाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को खुद में करना पड़ेगा। अब मेन पॉइंट्स क्या है इवेंट के अंदर, यूएस के उसको एम्बेसडर को बुला के स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, और उसके बाद यूएस का जो जेडी वांस है, जेडी वांस ने सीधे सीधे बोला है कि अगर अगर हमारे बताए हुए नियमों को फॉलो नहीं करोगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, यही करेंगे हम। और उसने सीधे सीधे बोला यही करेंगे। उसके बाद हालांकि अभी एग्रीमेंट हो गया है, पीस एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन पीस एग्रीमेंट से पहले उसने ये बोला था, जेडी वांस ने, कि तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा, ये हम ऐसा ही करेंगे। उसने सीधे सीधे बोला जेडी वांस ने इंडिया को, है ना। तो एस जयशंकर के उस स्टेटमेंट का जवाब दिया है, जिसमें एस जयशंकर ने क्या बोला था कि हम स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं इसके अगेंस्ट। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इवेट करोगे हमारे नियमों को तो हम यही करेंगे, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है इस एग्रीमेंट के अंदर, कि इस मिलिट्री ऑपरेशंस को रोक दिया जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा, नेवल ब्लॉकेड यूएसए अपना हटा लेगा, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर ईरान क्या करेगा, नेविगेशन फीस नेविगेशन फीस चार्ज करेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से $2 या $1 पर बैरल, $1 पर बैरल वो चार्ज करने की बात कर रहे हैं। तो $1 पर बैरल के चार्ज से भी काफी चीजें महंगी हो जाएगी, ठीक है। टॉक ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर और सैंक्शंस के ऊपर अभी बात होगी। अब आप हिस्टोरिकली देखो, लड़ाई का कारण ही ये है, जो लड़ाई का मेन कारण है उसी को सॉल्व नहीं किया गया, उसी का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये पीस डील बहुत लंबी चल पाएगी, 19 तारीख को साइन होनी है मेरे ख्याल से, तो 19 तारीख तक ये पीस डील चल पाएगी ऐसा लगता नहीं है मुझे। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि पीस डील हो जाए, वॉर खत्म हो, अमन शांति चैन आए, है ना, और चीजें सस्ती हो हमारे यहाँ वापस से। थोड़ा जो अभी देखना कितना इफेक्ट पड़ गया, WPI का डेटा आया है, अभी देखना क्या इफेक्ट आया है इंडिया के ऊपर इसका, और उसका इफेक्ट ट्रिकल डाउन होके सीपीआई पे आएगा ही आएगा। कब तक रोक लेंगे WPI तक, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या कह रहे हैं, इंडिया ने वेलकम किया है, इंडिया ने क्या पूरी दुनिया ने वेलकम किया है, उधर से ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप, रशिया, चाइना, सब ने क्या किया, वेलकम किया है इसका, किसका, पीस डील का। इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, न्यूक्लियर डील के ऊपर बात नहीं हुई है, और इसको ब्रोकर्ड करा पाकिस्तान ने, ठीक है। और सबसे पहला ट्वीट भी पाकिस्तान ने करा, शहबाज शरीफ ने पहला ट्वीट करा, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने करा, थैंक यू बोलते हुए शहबाज शरीफ को, और पूरी दुनिया ने सबको उसको थैंक यू बोला, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही है कि यूएन चार्टर का आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि क्या नहीं होगा, कि फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा किसी के भी अगेंस्ट, और आर्टिकल 51 उसका एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि सेल्फ डिफेंस में या फिर यूएन का कोई प्रोग्राम है तो उसके अंदर फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नेवल ब्लॉकेड क्या होता है आप लोगों को पता ही है, सैंक्शंस क्या होते हैं, जो सिक्योरिटी का, मतलब 2 तरीके के सैंक्शंस है, एक तो कंट्री ने लगाया, यूएसए ने लगाया, तो उस सैंक्शंस को हम माने ना माने हमारे ऊपर है, लेकिन यूएन के लगाए हुए सैंक्शंस को मानना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता है, आप लोग सारी चीजें पढ़ते ही रहते हैं। इंडिया और स्लोवाकिया के बीच में क्या हो गया, एक डील हुई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडिया के जो डिफेंस पैक्ट है, हालांकि छोटा सा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है देखो, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, कहाँ पड़ता है, देखो सेंट्रल एशिया के अंदर, सेंट्रल यूरोप के अंदर पड़ता है, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। और इसकी कैपिटल है ब्रेटिसाल्वा, ठीक है।
नेबरिंग कंट्री कौन सी होगी? ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है, यूक्रेन है, हंगरी है। और ये शेंजन एरिया में आता है। शेंजन एरिया क्या है? शेंजन एरिया 29 कंट्रीज है, शायद 29 या 30 कंट्रीज है। अगर कोई नई नहीं जुड़ी होगी तो 29 कंट्रीज। तो 29 कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है जो कि अपना सारा सिस्टम एक साथ चलाते हैं, करेंसी और वीजा का सिस्टम। तो शेंजन वीजा अगर आपके पास है तो आप 29 देशों में घूम सकते हैं, जिसके अंदर स्विट्जरलैंड है, लिंचेस्टीन है, नीदरलैंड है, ये हो गया, स्लोवाकिया हो गया। तो इस तरीके से 29 कंट्रीज का एक कॉमन क्या है? वीजा है। ठीक है, शेंजन कंट्रीज। तो डिफेंस कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर हमने क्या किया है? लेटर ऑफ इंटेंट को साइन किया है। लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि वी इंटेंड टू बिल्ड डिफेंस कैपेबिलिटीज टुगेदर। तो इससे क्या होगा? जो इंडिया इंडिया भी तो, हमको भी तो अपना डिफेंस का जो डिफेंस ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करना है ना? क्योंकि हम अभी देखो 2-3 कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसराइल, यूएस, फ्रांस, रशिया। चाइना से हम बहुत ज्यादा नहीं खरीदते कुछ, इन 4 देशों से खरीदते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर, क्योंकि देखो रशिया, फ्रांस, यूएस और इसराइल से भी हम लोग कहते हैं। इसराइल से हमने बराक 8 खरीदी है, स्पाइडर खरीदा है, जो एयर डिफेंस सिस्टम स्पाइडर है वो भी खरीदा है। तो उसके अलावा सबमरीन खरीदी हमने इसराइल से। हाँ जी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किससे खरीदते हैं? किस चीज की? रेयर अर्थ मिनरल्स। हाँ, जहां तक रेयर अर्थ मिनरल्स की बात है, तो उसका जो रिफाइनरी है वो 90% चाइना कंट्रोल करता है, 60% रिफाइनरी चाइना कंट्रोल करता है, और 90% सप्लाई चेन चाइना कंट्रोल करता है। इसलिए चाइना की मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है आने वाले समय में। तो उसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन रिसर्च के ऊपर हमारी बात हुई है स्लोवाकिया के साथ। लेबर मोबिलिटी की बात हुई है। इसके अंदर क्या करेंगे कि जैसे स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो वीजा इजी हो जाएगा। लेबर मोबिलिटी, जैसे कोई स्किल्ड लेबर है, काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए वीजा इजी हो जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग पार्टनरशिप करने की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन, एआई हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, इसके अंदर क्या कर रहे हैं? एग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, रेलवे के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है तो उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है हमसे। ठीक है, तो इसके लिए वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको वहां से क्या मिलेगा? हमको वहां से टेक्नोलॉजी मिलेगी, उनको हमसे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो हम दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो सकती है। इंडिया ईयू एफटीए भी हो चुका है, और इंडिया ईयू एफटीए, ईयू का मेंबर भी है स्लोवाकिया, नाटो का मेंबर भी है स्लोवाकिया। ठीक है, नाटो का भी मेंबर है और ईयू का भी मेंबर है। तो इंडिया और ईयू का चूंकि एफटीए हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, अब उसको इंप्लीमेंट करने की बात है। तो जितने ज्यादा देशों के साथ हम लोग बात करके जल्दी जल्दी उसको इंप्लीमेंट कराएंगे, इंडिया के लिए एक्सपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हम लोग एक्सपोर्ट को अपने एक्सपेंड कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। अभी देखेंगे, आज एक्सपोर्ट का भी डेटा आया है। ठीक है, तो यूएन रिफॉर्म इंडिया का परमानेंट सीट को सपोर्ट करता है स्लोवाकिया यूएन के अंदर परमानेंट सीट के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के एनएसजी के अंदर वकालत करता है हमारी कि हमको एनएसजी के अंदर, इंडिया को एनएसजी के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्यों मैटर करता है? सेंट्रल यूरोप को हमारे एक तो रीच बनती है, ओवर डिपेंडेंस यूरोपियन पार्टनर्स जो है हमारे, और रशिया है, चाइना है। और मैं, अच्छा अब मैं समझ गया आपको क्यों कंफ्यूजन हुआ। मुझे थोड़ी देर में समझ में आया आपका कंफ्यूजन। मैंने बोला डिपेंडेंस हमारी रशिया के ऊपर, मैं उस डिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा, क्रिटिकल मिनरल्स के डिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा था। मैं कर रहा था डिफेंस इक्विपमेंट्स में डिपेंडेंस की बात। डिफेंस में रशिया, यूएसए, फ्रांस, इसराइल, इन 4 देशों से हम लोग ज्यादातर सामान लेते हैं। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे पॉइंट ही ये था, डिफेंस कोऑपरेशन। तो डिफेंस कोऑपरेशन में बात करें, आपको लगा कि हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है पूरी दुनिया, और हम लोग डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इधर वियतनाम से, थाईलैंड से, इधर से लेने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से भी थोड़ा क्रिटिकल मिनरल आता रहे। हालांकि बहुत ज्यादा लोगों के पास है ही नहीं जितना चाइना के पास है, तो वो बल्क में तो चाइना ही दे सकता है। ठीक है ना, तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है ये।
और ओवर डिपेंडेंस घटाएगा, इंडिया ईयू रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपॉर्चुनिटीज को लेगा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, स्किल्ड लेबर के लिए, वहां पर जाके काम कर सकते हैं, और यूएनएससी रिफॉर्म, एनएसजी रिफॉर्म में हमको मदद करता ही है। ठीक है, अब देखो डब्ल्यूपीआई का डेटा मैंने आपको बोला था आ गया। ना बिल्कुल भी नहीं, हर मंथ का परसेंटेज में याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, कितना सीपीआई है, कितना डब्ल्यूपीआई है। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ये नहीं पूछेगा कि मई के महीने में आप कितना डब्ल्यूपीआई, कोई याद नहीं कर सकता। अगर दिसंबर के महीने में आपसे पूछा जाए कि मई के महीने में कितना डब्ल्यूपीआई सीपीआई था, नहीं बता पाओगे आप, कितना ही याद कर लो। तो उसको याद करने की कोशिश करने का फायदा भी नहीं है। क्या पता होना चाहिए हमको, हमको ट्रेंड पता होना चाहिए, बढ़ रहा है, घट रहा है, कंफर्ट बैंड के बाहर चला गया, कंफर्ट बैंड के अंदर है, और क्यों बढ़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों बढ़ रहा है, कैसे घटाया जा सकता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या क्या एक्शंस ले सकती है, उसने क्या क्या एक्शंस लिए सीपीआई डब्ल्यूपीआई को कंट्रोल करने के लिए। या अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से। पहला तो नया बेस ईयर, क्योंकि इसी साल बेस ईयर चेंज किया है, ठीक है ना, पिछली सीरीज में। और दूसरा क्वेश्चन बनता है पीपीआई, पीपीआई पहली बार रिलीज किया है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को देखेंगे, और याद रखना, क्या याद रखना है हमें, वो याद रखना है कि एमपीसी क्या है, एमपीसी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका वो उसका कॉम्पोजिशन क्या है, क्या कितने लोग होते हैं, कहाँ से लोग आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, रेपो रेट को कैसे करती है, रिवर्स रेपो रेट का क्या इफेक्ट होता है, एसएलआर का क्या इफेक्ट होता है, सीआरआर का क्या इफेक्ट होता है, ये सब चीजें क्या है, जो हम पहले भी क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को तो एकदम मुंह जुबानी याद हो गई होंगी ये चीजें, है ना, नहीं हुई है हंस रहा है, इसको नहीं हुई है याद, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करना, नहीं तो देखो ऐसा है, नहीं भी करोगे ना अगले महीने फिर सीपीआई आएगा, फिर हम वो सारी चीजें रिवाइज करेंगे। तो ये मंथली रिवीजन वाली चीज है, हर महीने रिवाइज होती है, और मेरे ख्याल से 4-5 बार जहां आपका रिवीजन हुआ, 2-3 बार तो हो चुका है आप लोगों का, जहां 4-5 बार रिवीजन हुआ और आपने खुद गलती से अगर उस पीडीएफ को खोल के एक बार पढ़ लिया किसी भी बार में, तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक सेकंड रुकना, एक यार एक स्टूडेंट और था, वो भी ज्वाइन करने के लिए कह रहा था। ठीक है। तो देखो, इन्फ्लेशन कितना हो गया, 9.7 हो गया डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स कंफर्ट बैंड से बाहर चला गया, हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चला गया, ठीक है। कंफर्ट बैंड 2% से 6%, 4% ऑप्टिमम आरबीआई मानता है। किसने बताया, उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से इस कंफर्ट बैंड को चूज किया गया, ठीक है। उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए। फ्यूल प्राइसेस क्यों बढ़े, क्योंकि वेस्ट एशिया में अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमने देखा अभी पिछली न्यूज उसी से रिलेटेड थी। लो बेस इफेक्ट, लो बेस इफेक्ट यानी कि जिस साल से हम कंपेयर कर रहे हैं महंगाई को, उस साल महंगाई बहुत कम थी, यानी कि पिछले साल 2024 में महंगाई बहुत कम थी। और मैन्युफैक्चरिंग फूड, जब हम मैन्युफैक्चरिंग और फूड की बात करते हैं तो इसके भी प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन फ्यूल के हिसाब से जितने शार्पली फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं उतना शार्पली नहीं बढ़ा है, ठीक है। जी गुड इवनिंग लकी जी, अभी मैं आपको याद कर रहा था, मैंने कहा लकी जी कह रहे थे क्लास ज्वाइन करेंगे, करी नहीं। अरे वो सर मंदिर गया था एक्चुअली। मंदिर मस्जिद सब यहीं रह जाएंगे, अपना समय का सदुपयोग करो, ठीक है। मंदिर ओके मस्जिद सर। एग्जाम में नहीं आएंगे, ये आएगा एग्जाम में डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब आप जैसे सामान खरीदते हो, मैं लकी जी सिर्फ आपके लिए ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये क्लास में तीसरी चौथी बार चल रहा है, ठीक है। आप जैसे दुकान पर जाके सामान खरीदते हो, ठीक है, आपने क्या करा, आप अपनी दुकान पे गए, मोहल्ले के कोने वाली दुकान पे आपने क्या करा, 15 रुपए की मैगी खरीदी। 15 रुपए की आती है मैगी, यस सर। और 2024 में कितने की आती थी, 2026 में तो 15 की आती है।
या 2012 में कितने की आती थी, 2024 में मान लो आती थी 13 रुपए की, 2012 में आती थी 10 रुपए की। तो ये महंगी हो रही है ना समय के साथ, ये महंगी हो रही है ना, बोलो बोलो यस लकी। सर। तो इसी को बोलते हैं महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन 3 जगहों पर क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। पहला सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आप कंज्यूमर हो, आप मैगी खाओगे, आप दुकान पे गए मैगी लेने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, रिटेल वाली दुकान से आप सामान खरीद रहे हो, रिटेल इन्फ्लेशन आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, आपको महंगाई कौन सी पड़ रही है, सीपीआई। दुकानदार भी तो कहीं से सामान लाता होगा, दुकानदार जहां से सामान लाता है उसको बोलते हैं होलसेल। जैसे आपकी मम्मी भी कई बार कह देती होंगी कि चलो सदर बाजार चलते हैं, वहां थोक के भाव सामान मिलता है, थोक थोक के हम लोग थोक की दुकान से सामान लाएंगे, सस्ता पड़ेगा, है ना। तो वो थोक क्या है, वो होलसेल है। वहां पे ये आपका लोकल दुकानदार जो है ना, वो वहां से सामान लाता है और आपको बेचता है। वो थोक में लाता है, आपको रिटेल में बेचता है, होलसेल में लाएगा, रिटेल में बेचेगा। ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या हो गया, दुकानदार जिस कीमत पे सामान लेके आ रहा है। एक हो गया पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी कि प्रोडक्शन के लेवल पे जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये पहली बार रिलीज हुआ है पीपीआई। पीपीआई अभी तक रिलीज नहीं होता था, डब्ल्यूपीआई की जगह रिप्लेस करके पीपीआई को लेके आया जा रहा है। कह रहे डब्ल्यूपीआई नहीं करेंगे कैलकुलेट, पीपीआई करेंगे कैलकुलेट आगे से। पीपीआई क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है, जो फैक्ट्री के अंदर सामान बना रहा है, उसको क्या प्राइस पड़ रहा है, उसको पिछले साल कितना प्राइस पड़ा था, इस साल कितना प्राइस पड़ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, उसको बोलेंगे पीपीआई इन्फ्लेशन, प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ में आई बात। देखो यस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्यों हो रहा है, फ्यूल प्राइस का शॉक है। फ्यूल प्राइस शॉक मतलब कि फ्यूल प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, जो 70-80 डॉलर पर बैरल मिल रहा था, वो अब 100, 90, 110 ऐसे चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया की वॉर चल रही है, और वेस्ट एशिया वॉर की वजह से पेट्रोलियम महंगा हो रहा है। पेट्रोलियम महंगे होने की वजह से हमारी सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हर चीज में लगता है, लॉजिस्टिक हर चीज में लगता है। तो लॉजिस्टिक, उसके अलावा जो प्रोडक्शन हो रहा है फूड के अंदर, फूड के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, जहां से तेल आता है वहीं से फर्टिलाइजर आता है, वहीं से एलएनजी आती है। तो ये सारी चीजें जहां जहां कनेक्टेड होंगी, जैसे कांच की इंडस्ट्री के अंदर एलएनजी चाहिए, तो कांच के आइटम भी महंगे हो जाएंगे, एलएनजी महंगी हो जाएगी। या स्टील के अंदर क्या चाहिए, एलएनजी चाहिए, क्योंकि स्टील के अंदर भी हमको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ना स्टील को पिघलाने के लिए, तो वहां भी बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एलएनजी चाहिए होती है। या फिर अभी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर इंडिया काम कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, तो ग्रीन हाइड्रोजन वहां पर अगर लगाएंगे तो वो बोलेंगे ग्रीन स्टील बना रहे हैं अपन। लेकिन जब तक हम लोग फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक हम क्या कर रहे हैं, तब तक हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को, और इंपोर्ट करेंगे तो दुनिया के अंदर जो भी डिस्टर्बेंसेस होंगे उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और ये तो बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस था। लो बेस इफेक्ट, लो बेस इफेक्ट यानी कि जिस साल से हम कंपेयर कर रहे हैं, बेस इफेक्ट क्या होता है, एक तो हमने 2012 से कंपेयर किया, 10 रुपए की थी 15 रुपए की हो गई, तो यहां पर हो गया 50% इन्फ्लेशन रेट, है ना, 50% इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन अगर हम 2014 से कैलकुलेट करेंगे, तो 2024 से कैलकुलेट करेंगे तो 13 से बढ़ के 15 हुई है, यानी कि 2 ही रुपए बढ़ी है। तो लगभग 30% के आसपास बढ़ोतरी हुई होगी। हाँ, 30% के आसपास, 30% के आसपास इन्फ्लेशन आएगा अगर हम सही से कैलकुलेट करेंगे। हालांकि ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, कोई कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड प्राइसेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, एलएनजी की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सीधे सीधे एनर्जी जो लग रही है उसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के प्राइसेस बढ़ेंगे। फूड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, तो इरिगेशन के लिए डीजल को यूज करते हैं, और ट्रैक्टर चलाते हैं तो ट्रैक्टर के अंदर डीजल लगता है, हार्वेस्टर चलाएंगे उसके अंदर डीजल लगेगा। जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो फूड के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो भी, उसका भी इफेक्ट आएगा। न्यू बेस ईयर, न्यू बेस ईयर क्या हो गया, 2011-12 से चेंज करके 2022-23 करा या 2023-24 करा, एक बार चेक कर ले। सर ये टॉपिक कौन सा चल रहा है वैसे?
WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, महंगाई, महंगाई यही है 2022, ठीक है। हाँ, तो यस WPI का सर। अलग से याद रखना 2022-23 है, उसका CPI का 2024 है, ठीक है। 2022-23 है इसका बेस ईयर, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हाँ, तो लकी आपको कुछ भी समझ नहीं आया क्या टॉपिक के अंदर? आ गया सर, आ रहा है। तो मतलब आप ये पूछ रहे ना किस बारे में है ये टॉपिक है WPI, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो रिलीज और हुआ वो है अभी। सर थोड़ी कंफ्यूजन थी, अब हो गई, क्लियर हो गई। हाँ, महंगाई दर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि ये अभी आपको क्लियर नहीं होनी चाहिए, अगर आप कह रहे हो कि आपको क्लियर हो गई है तो आप झूठ बोल रहे हो। नहीं मतलब ऐसे नहीं पूरी की, ये पता चल गया ये कि मैं आपको ये बताऊं डब्ल्यू कब पी क्लियर आई होगी आप। आपको, मैं बता रहा हूँ आपको कब क्लियर होगी। ये क्लियर होगी अगले महीने जब फिर से CPI आएगा। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब अगले महीने रिलीज होगा, जब जिस जिस दिन CPI आता है हर महीने हम लोग उसको डिस्कस करते हैं इन डेप्थ जाके, ठीक है। तो अगले महीने आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या टॉपिक था। फिर से WPI आएगा, फिर से CPI आएगा अगले महीने। तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे तो सर के ऊपर से चला गया। ये आएगा समझ में, लेकिन सही समय पर, क्योंकि जब हम उसको स्ट्रक्चरली पढ़ेंगे ना, CPI क्या होता है, WPI क्या होता है, PPI क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कौन कैलकुलेट कर, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी सिर्फ आप याद करने के पर्पज से कुछ चीजें याद कर लो, जैसे बेस ईयर चेंज हो गया, ये याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा क्या याद कर लो कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, PPI, WPI, CPI, PPI, ठीक है। क्या करते हैं ये करते हैं। और ये सबसे पहले देखो रिलीज कौन करता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि कौन रिलीज करता है WPI, CPI और PPI। तो WPI रिलीज करेगा कौन? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आती है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑफिस NSO रिलीज करता है, किसके अंदर आती है? मॉस्पी के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और PPI कौन रिलीज करेगा? क्योंकि WPI को रिप्लेस करते हुए आ रहा है, तो DPIIT ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को रिलीज करेगा। बेस ईयर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नया बेस ईयर, व्हाट इज द रिवाइज्ड बेस ईयर ऑफ WPI 2022-23, CPI 2024, PPI 2022-23। PPI और WPI दोनों सिमिलर सी चीजें हैं, बस इनका जो कैलकुलेशन का लेवल अलग अलग है। वो प्रोड्यूसर लेवल पे काउंट हो रही है, कितना इन्फ्लेशन, कितनी महंगाई आ रही है, ये होलसेल लेवल पे काउंट हो रही है, ठीक है। अंतर क्या है? देखो इसके अंदर PPI के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज भी काउंट होंगे, और WPI के अंदर हम मेनली गुड्स को ही काउंट करते हैं, ठीक है। PPI के अंदर सर्विसेज भी काउंट होंगी, सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाएगा। और CPI के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही काउंट होती है, दोनों ही इंक्लूड होती है। प्राइस लेवल होलसेल यानी कि बल्क सेल जो हो रहा है वो प्राइस लेवल है प्रोड्यूसर के लेवल पे, कंज्यूमर के लेवल पे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब इंडिया का जो गुड्स का एक्सपोर्ट है यानी कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, वो क्या है? बढ़ गया है। हमने बहुत अच्छा काम किया एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। हमने कितना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया अपना? हमने अपना एक्सपोर्ट लगभग 18%, कहां पर लिखा हुआ है, लगभग 18% हमने बढ़ा दिया, कहीं पे लिखा होगा अभी दिख जाएगा, ठीक है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो कितना हो गया? $45 बिलियन हो गया मई 2026 में, ठीक है। हाँ देखो 18% बढ़ोतरी है इसके अंदर। लेकिन हेडिंग क्या कह रही है? हेडिंग देखो क्या कह रही है। हेडिंग कह रही है इंडिया एक्सपोर्ट हिट रिकॉर्ड हाई, रिकॉर्ड हाई हमने बना लिया एक्सपोर्ट के अंदर, लेकिन तब भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, तब भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भले ही हमने एक्सपोर्ट बढ़ा लिया हो 18%, लेकिन उससे ज्यादा हमने बढ़ा दिया अपना इंपोर्ट। $73 बिलियन का इंपोर्ट किया हमने इस साल, मतलब इस महीने मई में $73 बिलियन, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन उससे ज्यादा क्या बढ़ा है? इंपोर्ट।
अब लकी आप इस तरह समझो इसको कि आपकी इनकम तो नहीं बढ़ी, मतलब आपकी इनकम तो बढ़ी लेकिन खर्चे उससे भी ज्यादा बढ़ गए, तो लोन तो लेना पड़ेगा ना। मतलब आपकी मम्मी आपको पॉकेट मनी दे रही है 500 रुपए, और आपकी मम्मी ने 500 रुपए से बढ़ा के कर दिए 700 रुपए। आपके खर्चे थे जब 500 रुपए थे तो आपका खर्चा था 700 रुपए का, लेकिन 700 रुपए जैसे ही मिलने शुरू हुए आपका खर्चा हो गया 1000 रुपए पर मंथ का। तो पहले ट्रेड डेफिसिट कितना था? 200 रुपए का, यानी कि 200 रुपए आपको अपने दोस्तों से उधार लेने पड़ रहे थे। अब जबकि आपकी पॉकेट मनी 700 हो गई है लेकिन 1000 रुपए खर्चा है, तो 300 रुपए आपको अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका डेफिसिट बढ़ गया, नुकसान बढ़ गया, घाटा बढ़ गया। इसी तरीके से देशों का समझो कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया कितने का? 45.2 बिलियन डॉलर्स का। ये क्या किया हमने? एक्सपोर्ट किया, सामान बेचा, ठीक है। और इंपोर्ट कितना किया? 73.4 बिलियन का इंपोर्ट है, 73.4 बिलियन का। अब इसको माइनस कर दो, अगर हम इसको माइनस कर दें तो क्या निकल के आएगा? हमारा निकल के आएगा ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट यानी कि जो घाटा हो रहा है हमारा वो है 28.2 बिलियन डॉलर्स का। तो घाटा भी बढ़ गया, भले ही हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा हो लेकिन घाटा भी बढ़ा है, ठीक है। अब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और सर्विस एक्सपोर्ट, सर्विस ट्रेड और मर्चेंडाइज ट्रेड। मर्चेंडाइज ट्रेड बोलते हैं जो गुड्स का ट्रेड हो रहा है, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई भी सामान है, टेक्सटाइल्स है, जेम्स है, डायमंड है, सीमेंट है, स्टील है, आयरन है, इसका क्या, ये क्या मर्चेंडाइज। और सर्विसेज जैसे मेडिकल सर्विसेज हो गई, आईटी सर्विसेज हो गई, और कोई बीपीओ हो गए, तो ये सब क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज है, टूरिज्म है, ये सब क्या है? सर्विसेज है। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट में हम लोग चैंपियन है, इंडिया चैंपियन है सर्विसेज एक्सपोर्ट के अंदर, आईटी की वजह से, क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट क्यों बढ़ा? एक्सपोर्ट बढ़ा कैसे? एक्सपोर्ट बढ़ा ऐसे कि हमने इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर बहुत काम किया। इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है काफी। उसके अलावा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, शिपमेंट टू कंट्रीज लाइक सिंगापुर, चाइना, यूके, बांग्लादेश, जर्मनी एंड साउथ अफ्रीका, इन इन देशों के साथ हमारा ट्रेड बढ़ा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है। सिंगापुर, जर्मनी, श्रीलंका के साथ एक्सपोर्ट बढ़ा है। श्रीलंका में हमने काफी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, ठीक है। छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। जैसे अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया ना कि एक्सपोर्ट करोगे तो इतना परसेंट टैरिफ, हमने डाइवर्सिफाई किया, यूरोपियन कंट्रीज के साथ एफटीए किया, इन कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड बढ़ाया, छोटी छोटी कंट्रीज के साथ ट्रेड बढ़ाया, जैसे श्रीलंका है, अंगोला है, अंगोला के साथ हमने बढ़ाया, ठीक है ना। तो देखेंगे ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का मेन कारण क्या है? क्रूड ऑयल इंपोर्ट। इंडिया अपने क्रूड ऑयल नीड्स का 85 टू 90% इंपोर्ट करता है। इस बार हमने इंपोर्ट अपना कम किया है, लेकिन तब भी बिल बढ़ गया, क्योंकि पहले हम 80-90 डॉलर पर बैरल खरीद रहे थे, अब 100, 112, 110 ऐसे खरीद रहे हैं। तो महंगा खरीद रहे हैं, कम करने के बाद भी बिल बढ़ रहा है, तो इससे ट्रेड डेफिसिट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए ना, हायर डिमांड ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की डिमांड बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब यहाँ पर ये हमको देखना है कि क्या इंपोर्ट जो बढ़ा है, इंपोर्ट बढ़ना हर बार नुकसानदायक नहीं होता, कभी कभी फायदेमंद भी होता है। जैसे अगर हम रॉ मटेरियल का इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का नहीं, कंपोनेंट का बढ़ा रहे हैं, कंपोनेंट का बढ़ा रहे हैं मतलब अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रॉ मटेरियल का बढ़ रहा है मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी इंडिया ग्रोथ करेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी लोगों को नौकरियां मिलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट बढ़ा है। गोल्ड एंड अदर हाई वैल्यू इंपोर्ट्स, तो गोल्ड के ऊपर मोदी जी ने भी बोला था कि सोना मंगाना बंद कर दो, सोना खरीदना बंद कर दो कुछ समय के लिए। तो ये हमारा ट्रेड डेफिसिट कम करेगा अगर हमने सोना खरीदना कम कर दिया, ठीक है। लेकिन हम नहीं कर सकते कम। हायर डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड क्योंकि रेजिलियंट रही, बढ़ी रही, इसीलिए भी हमारा क्या रहा, इकोनॉमी अभी भी स्टेबल है थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो ये जो मैकेनिज्म है पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आना चाहिए।
क्या होता है, लकी आपको स्पेशली, क्योंकि बाकी सब लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक है। आपको ओके बीच सर। में कुछ भी समझ में नहीं आया ना, बीच में रोक के पूछना है, ठीक है। अब एक खाता होता है बीओपी। बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ऐसा खाता है, ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, इंडिया वर्सेस वर्ल्ड, इंडिया और बाकी दुनिया के साथ क्या ट्रेड हो रहा है उसको इसके अंदर कैलकुलेट किया जा रहा है। किसके अंदर कैलकुलेट किया जा रहा है? बीओपी के अंदर। कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, किस कंट्री के साथ किया, सब बीओपी में, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है, ठीक है। जो ओके खाता सर। है वो है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है? हायर इंपोर्ट बिल में, ठीक है, ये सारी चीजें तो इन्होंने कुछ भी लिख रखी है। फॉरेक्स क्या है? खाता है, समझ लो, एक खाता है, एक पूल है पैसे का, डॉलर्स का। किसका? डॉलर्स का, क्योंकि पूरी दुनिया को क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। पूरी दुनिया में आपको ट्रेड करना है, आपको पेट्रोलियम खरीदना है, आपको कोई इंजीनियरिंग गुड्स खरीदने हैं, कुछ भी खरीदना है तो आपको डॉलर चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट, और इस एक्सपोर्ट के बदले हम अपने फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर डलवा लेते हैं। डॉलर आ गया हमारे खाते में, ठीक है। अब हमको इंपोर्ट करना होगा तो हम स्पेंडिंग कहां से करेंगे? इसी फॉरेक्स से करेंगे स्पेंडिंग, कर दी। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो गया, इंपोर्ट के लिए हमने स्पेंडिंग कर दी। इंपोर्ट अगर ज्यादा हो गया किससे? एक्सपोर्ट से। इफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट तो क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमें फॉरेक्स के अंदर थोड़ा बहुत डॉलर डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा ना उसको बराबर करने के लिए। यस अरे सर। भाई, आपने दुकान पे जाके खाता खोला, 100 रुपए जमा करा दिए, ये 100 रुपए जमा कर लो, मैं सामान लेता रहूंगा। फिर आपने 150 रुपए का सामान ले लिया तो 50 रुपए एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेंगे ना। तो इसी तरीके से हमको भी फॉरेक्स में, अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमें फॉरेक्स में डॉलर को जमा करना पड़ेगा। डॉलर कहां से आएगा? डॉलर आएगा रुपया के बदले। रुपया के बदले कैसे आएगा? हम रुपया देंगे मार्केट में और उससे डॉलर खरीदेंगे। और डॉलर जब हम खरीदेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? डॉलर की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। और डॉलर की डिमांड जैसे ही क्रिएट हुई, डॉलर के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। रुपया का जैसे ही सप्लाई हुआ, रुपया के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। ये मैकेनिज्म समझ में आता है ना, डिमांड सप्लाई वाला, लकी? यस सर, हाँ, जिसकी डिमांड डिमांड ज्यादा उसकी बढ़ेगी तो प्राइस भी प्राइजेस बढ़ेगा। बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइजेस कम होंगे। कम होंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो यही है ना, हमने रुपया सप्लाई किया मार्केट में, डॉलर खरीदा, डॉलर की डिमांड करी और रुपया का सप्लाई किया, तो रुपया की वैल्यू कम हो गई और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। इसीलिए जब सीएडी बढ़ेगा, सीएडी क्या होता है? यही जो घाटा हो रहा है, जब इंपोर्ट बढ़ जा रहा है, एक्सपोर्ट कम हो जा रहा है, तो सीएडी है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। इस बीओपी के अंदर 3 तरह के आते हैं: करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, फाइनेंशियल अकाउंट डेफिसिट। कोई कैपिटल ट्रांसफर कितना हो रहा है, दूसरे देश हमारे देश में कितना कैपिटल ट्रांसफर कर रहे हैं, हम दूसरे देश में कितना कैपिटल ट्रांसफर कर रहे हैं, उस कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। कौन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है एफडीआई के द्वारा, एफपीआई के द्वारा? इंडिया के लोग। बाहर कितना एफडीआई एफपीआई कर रहे हैं, या बाहर जो इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी इंडिया के अंदर, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कितना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, उसका सारा अकाउंट आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर, है ना। फाइनेंशियल अकाउंट अगर डेफिसिट है तो डेफिसिट, और अगर उसमें फायदा हो रहा है तो उसको बोलेंगे सरप्लस, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब रुपये की वैल्यू बढ़े घटेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रुपये की वैल्यू अगर घटेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा इंडिया के अंदर। जो चीज, देखो रुपये की वैल्यू कैसे है, जो चीज हम पहले 100 रुपए में खरीदते थे, अब हमको 105 रुपए की पड़ेगी, क्योंकि रुपए की वैल्यू घट गई। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट ही नहीं, विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी तो रुपए की वैल्यू घट गई, है ना। तो फिर क्या होगा? हम लोगों को चीजें महंगी खरीदनी पड़ेंगी, इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा? सीएडी बढ़ेगा, सीएडी बढ़ेगा तो रुपया कमजोर होगा, और रुपया कमजोर होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। तो साइकिल के तौर पे इसको समझ के रखना है, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सर ठीक, हाँ जी।
ये आपने जो सीएडी बोला था अभी, एक बार आप इसे बता देंगे? सीएडी होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि इंडिया ने कितना इंपोर्ट की सर्विसेज और गुड्स को और कितना एक्सपोर्ट किया सर्विसेज और गुड्स को, उस अकाउंट को रखा जाता है करंट अकाउंट में, कि कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ। बीओपी के अंदर पता है ना, 3 तरह के अकाउंट होते हैं बीओपी के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। एक करंट अकाउंट डेफिसिट जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज को कैलकुलेट किया जा रहा है। एक कैपिटल अकाउंट डेफिसिट जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज जो हो रही है, कैपिटल जितना ट्रांसफर हो रहा है, इंटरेस्ट कोई माफ कर रहा है तो वो उसके अंदर आ जाएगा, किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। एक फाइनेंशियल अकाउंट होता है। फाइनेंशियल अकाउंट में होता है कि इंडिया के अंदर बाहर से कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, एफडीआई के तौर पे, एफपीआई के तौर पे, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बाहर के लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इंडिया के लोग बाहर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो माइनस हो जाएगा। अगर इंडिया के लोग बाहर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फाइनेंशियल अकाउंट डेफिसिट हो गया। समझ में आई बात? ओके सर। समझ में आई तो बताओ, नहीं तो फिर दोबारा यस से सर, फिक्स आ से गई जाओ। आ गई आ गई। आ गई ना? ठीक है। यस सर। हीट वेव, ओजोन रेजेस कार्डियक डेथ रिस्क स्टडी कह रही है ये। क्या है स्टडी का नाम, सबसे पहले याद रखेंगे, एनपीजे क्लीन एयर। एनपीजे क्लीन एयर, ठीक है। ओजोन क्या होता है? O3। ये सबसे बढ़िया जवाब मुझे लगा। ओजोन क्या होता है? O3 होती है। जैसे ऑक्सीजन हम देखते हैं O2, इसी तरीके से जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल बॉन्ड कर लेंगे तो उसको बोलेंगे ओजोन। अब दिक्कत क्या हो रही है, मतलब ओजोन वैसे तो हमारे लिए अच्छी है क्योंकि हमको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है, लेकिन वो कौन सी वाली ओजोन है? वो है स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन, स्ट्रेटोस्फियर में है वो। लेकिन अगर सरफेस पे आ जाए ओजोन तो क्या हम उसको इनहेल करके ऑक्सीजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वो हमारे लिए नुकसानदायक। और जब हीट, अब आप लोग देख रहे होंगे कि हीट वेव बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना? अभी तो मौसम थोड़ा सा ठीक दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन अभी कुछ दिन पहले याद करो, हीट वेव बहुत ज्यादा चल रही थी। और ये मौसम में भी टेम्परेरी ही बदला है, फिर से हीट वेव का दौर आएगा। अभी जुलाई बाकी है ना? जून आधा बाकी है, जुलाई है, अगस्त है, ठीक है। और प्रोलॉन्ग इस साल जो है लंबा चलेगा हीट वेव का दौर। तो हीट वेव का दौर क्योंकि लंबा चलने वाला है इंडिया में, इसीलिए ये रिपोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? कह रहे हैं कि जब हीट वेव चलती है या फिर अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट हो जाता है कहीं पर, तो वहां पर हीट के ज्यादा होने की वजह से एक रिएक्शन होता है, जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो या फॉर्मेल्डिहाइड्स जो होते हैं, गैसेस जो होती हैं, केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं वो, फॉर्मेल्डिहाइड और एनएक्सओ, एनओएक्स यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये फ्यूल बर्निंग से निकलते हैं। तो जब हीट ज्यादा होती है तो ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके ओजोन क्रिएट करते हैं। और सरफेस लेवल जब ओजोन क्रिएट होती है तो जो जिन लोगों को, मान लो कोई बीमारी है, सीओपीडी है, किसी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, किसी को हार्ट डिजीज है, तो उसके स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हीट वेव वैसे भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करती है, उसके अलावा ओजोन फॉर्मेशन करती है जो हीट हीट वेव, ठीक है। जो ओजोन है वो लंग्स को इरिटेट करता है, ऑक्सीजन एफिशिएंसी को कम करता है, हार्ट को, हार्ट का काम क्या है, ऑक्सीजन को सब जगह सारे सेल्स में, सारे सेल्स तक पहुंचाना। तो जब ऑक्सीजन कम होगी तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा जोर पड़ेगा, तो उसी से क्या होता है, हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं। किसी को अस्थमा है, सीओपीडी है, डायबिटीज है, तो उसके लिए खतरनाक है। WHO की जो लिमिट है उससे बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर रहता है, 85 से लेके 110 तक का लेवल रहता है उसका, ओजोन का, ठीक है। इसके अलावा हीट वेव के जो ईयर्स रहे, 2010, 16, 19, 24 और 26 भी हीट वेव का ईयर रहेगा इस साल। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रीक्वेंट हीट वेव्स आ रही है, इंडिया के अंदर बढ़ रही है बल्कि, है ना? पॉलिटिक्स ओवर पीपल, एक आर्टिकल छपा है आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? सेंसस हो रहा है इंडिया के अंदर, सेंसस हो रहा है ना इंडिया के अंदर। लकी जी, सेंसस क्या होता है? व्हाट इज सेंसस?
पता नहीं सर। सेंसस जनगणना, लोगों की गिनती, कितनी यस पॉपुलेशन सर। है, किस जाति की पॉपुलेशन है, इस साल तो वो भी गिना जाएगा। कौन सी पॉपुलेशन क्या काम करती है, उनके घर में किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या उनके पास टॉयलेट वॉशरूम की सुविधा है या नहीं है, क्या उनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, वो कॉम्यूट करने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो पैदल चलते हैं, क्या वो साइकिल यूज करते हैं, मोटरसाइकिल यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फोन का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, घर में पक्का फर्श है या कच्चा फर्श है, घर पे लेंटर है या कच्ची छत है। ठीक है, ये सारी चीजें भी इसके अंदर काउंट की जाती हैं सेंसस के अंदर, जनगणना जिसको बोलते हैं। सेंसस रिपोर्ट आएगी 2027 में, लेकिन एक ऑर्डर पास किया हमारी गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई एक तो डेमोग्राफिक चेंजेस को लेके एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। उस हाई लेवल कमेटी को कौन कौन हेड करेंगे? जस्टिस पीपी नावलेकर। जस्टिस पीपी नावलेकर उसको क्या करेंगे? हेड करेंगे। अब किसी भी देश को जब जनगणना करनी है तो जनगणना के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई, ग्रोथ हो रही है, नीचे आ रही है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना बन रहा है, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाएंगी, जिससे कि आगे की पॉलिसीज बनाई जा सके कि आगे आने वाली पॉपुलेशन के लिए हमको कितनी सड़क चाहिए, इतने स्कूल चाहिए, इतने हॉस्पिटल चाहिए। वो कैसे कैलकुलेट होगा? जब हमारे पास जनगणना की सूचना होगी, जनगणना के सही आंकड़े होंगे। दूसरा, माइग्रेशन देखना है कि क्या गांव की तरफ से शहरों की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, क्या बिहार से दिल्ली बॉम्बे की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, क्या जो बीमारू राज्य हैं, बीमारू राज्य से समझते हो? बीमारू, हमारे देश में कुछ बीमारू राज्य हैं। बी बिहार, माँ मध्य प्रदेश, रू राजस्थान और यूपी, ये बीमारू राज्य कहलाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं। इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं इसलिए इनको बोलते हैं बीमारू है। ठीक है, इनको ज्यादा अनुदान की जरूरत पड़ती है, ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की एड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन काउंट करेंगे, माइग्रेशन देखेंगे कि माइग्रेशन इन राज्यों से विकसित राज्यों की तरफ हो रहा है, या पॉपुलेशन का माइग्रेशन इंडिया से बाहर हो रहा है, या बाहर से इंडिया की तरफ हो रहा है। ये सारी चीजें उसमें कैलकुलेट की जाएंगी। इलीगल इमिग्रेशन क्या है? इलीगल इमिग्रेशन कितना हो रहा है, यानी कि बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से कौन घुस रहा है, नेपाल से कौन घुस रहा है, पाकिस्तान से कौन घुस रहा है, इलीगली इंडिया के अंदर घुस के फिर वो इंडियन सिटीजन की तरह रह रहा है। ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। एक चीज याद रखना, रिप्लेसमेंट जो टीएफआर होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि एक महिला ने एक महिला ने अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा किए, बर्थ, कितने बच्चों को बर्थ दी, उसको बोलते हैं टीएफआर ऑन एवरेज। ठीक है, तो टीएफआर क्या हो गया? टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक, अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए कि पॉपुलेशन को रिप्लेस कर दे, यानी कि पॉपुलेशन कम भी ना हो, ज्यादा भी ना हो, बढ़े भी ना और घटे भी ना। तो एक महिला के 2.1 बच्चे होने चाहिए। 0.1 इसलिए रखा जाता है कि कुछ मर भी जाएंगे, आपदा आएंगी, कोरोना जैसी आपदाएं आएंगी, वॉर होगी, तो कुछ मर भी जाएंगे, इसलिए रिप्लेसमेंट रेट होना चाहिए 2.1। ठीक है, इंडिया का क्या चल रहा है? इंडिया का रिप्लेस अभी जो टीएफआर है वो है 2 पॉइंट वो 1.9%, 1.9 परसेंटेज में नहीं होता, 1.9, यानी कि एक महिला अपने जीवन काल में 1.9 बच्चे पैदा कर रही है, जबकि उसको करने चाहिए 2.1, यानी कि कम बच्चे पैदा कर रही है जितने करने चाहिए। अगर हम दिल्ली का टीएफआर देखेंगे 1.3 है, बहुत कम है। पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है बहुत तेजी से। हाँ, धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, हालांकि इसी रेट पे अगर हम चलते भी रहे तो भी 2050 के बाद डिक्लाइन होना शुरू होगा। 2050 से 2065 के बाद डिक्लाइन होना शुरू होगा पॉपुलेशन। ठीक है, ये जो एजिंग पॉपुलेशन की समस्या है 2050 की है।
2047 में विकसित भारत होना है। नहीं हुआ, अगर 2047 में भारत विकसित नहीं हुआ तो बहुत बड़ी समस्या है भारत के सामने 2055 2060 के बीच में। क्या समस्या? एजिंग पॉपुलेशन की, क्योंकि हमारा टीएफआर गिरता जा रहा है। अच्छा, कुछ राज्यों में इसके अंदर भी रीजनल डिवाइड बहुत ज्यादा है। यूपी के अंदर 2 से ऊपर है, बिहार के अंदर 3 है, बहुत सारे राज्यों में बहुत ज्यादा और बहुत सारे राज्यों में बहुत कम है। जो अर्बन प्लेसेस है वहां पर कम है। उसके कारण क्या है? उसका कारण है कॉस्ट ऑफ लिविंग। और एक बच्चा पैदा करने की जैसे ही सोचता है व्यक्ति तो सबसे पहले कैलकुलेशन आता दिमाग में स्कूल की फीस, उसका खर्चा, सारे खर्चे हॉस्पिटल के, इम्यूनाइजेशन के, इतने सारे खर्चे, तो वो कैलकुलेट करने लगता है इंसान। तो 2 से ज्यादा बच्चे वैसे ही पैदा नहीं करने की हिम्मत होती अर्बन स्पेसेस में। स्कूलिंग, बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है ना। तो ये भी सोचना पड़ता है इंसान को। इसके अलावा पॉल्यूशन, पॉल्यूशन एक बहुत मेजर कारण है फर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए। ठीक है, मेल फीमेल दोनों को इफेक्ट करता है पॉपुलेशन, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है PM 2.5, PM 2.5 क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर 2.5। 2.5 क्या, उसका साइज है, जो छोटा, बहुत छोटा होता है। वो हमारी सांसों के साथ अंदर चला जाता है, लंग्स में पेनिट्रेट कर देता है और पूरे बॉडी के अंदर वो फैल सकता है। ठीक है, एक होता है PM 10, जो हम लोगों को धूल के कण दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं PM 10, पर्टिकुलेट मैटर 10। वो थोड़ा बड़ा होता है साइज में। 2.5 उससे बहुत छोटा होता है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो रीजनल डिवाइड भी है। अगर हम दिल्ली देखें तो बहुत कम है, बिहार देखें तो बहुत ज्यादा है। तो आने वाले समय में पॉपुलेशन इम्बैलेंस होने की खतरा भी है। एजिंग पॉपुलेशन का तो खतरा है ही, इम्बैलेंस होने का भी खतरा है। ठीक है, तो फॉलिंग फर्टिलिटी रेट एक समस्या है हमारे सामने, अर्बनाइजेशन एक समस्या है हमारे सामने। अर्बनाइजेशन समस्या होने के साथ साथ मतलब इनएविटेबल भी है कि अर्बनाइजेशन तो होगा ही, कोई रोक तो नहीं सकता अर्बनाइजेशन को। शहर बनने से कोई रोक नहीं सकता, शहर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इस शहर में कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इस शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से हमें कितना सीवेज का वो चाहिए, नेटवर्क चाहिए, कितना रोड का नेटवर्क चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कितना फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाएंगी ना, उसी हिसाब से पॉलिसीज बनेंगी ना कि यहाँ इतने MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, यहाँ इतना बड़ा वो गैस का या न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा साहब, जिससे कि यहाँ के एनर्जी नीड्स का फुलफिल हो। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी? जब हमारे पास सही डेटा सेंसस का होगा। इसके अलावा ट्राइबल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है ना। तो ये कौन से टॉपिक हैं? ये हैं जो सरकार को पूछने चाहिए, जो सरकार को ढूंढने चाहिए सेंसस के अंदर। रीजनल इम्बैलेंस है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। डॉक्यूमेंटेशन एंड सिटीजनशिप है। तो सिटीजनशिप, जब आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हो, सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हो, तो हमारे देश के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मार्जिनल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जो बहुत गरीब है। ऐसे, मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग तो अर्बन स्पेसेस में रहते हैं और इंडिया की पर कैपिटा इनकम ही कितनी है? अगर आप टॉप 5% निकाल दो तो 1 लाख से नीचे है। साल की बता रहा हूं, साल में 1 लाख रुपए से कम कमाते हैं लोग। अगर टॉप 5 टॉप 10 पर पॉपुलेशन निकाल दो, 90% लोग 1 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं ऑन एवरेज। ठीक है, 7-8 हजार 10 हजार रुपए एवरेज सैलरी है। उससे भी कम मिलती है लोगों को, बहुत सारे लोगों को 4 हजार 5 हजार रुपए में गुजारा कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो अभी आप लोग क्योंकि अर्बन स्पेसेस में, आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। किसी दिन, अभी जब डेटा आएगा इसका, या डेटा हम लोग खुद ही निकाल के किसी दिन इसको डिस्कस करेंगे कि पर कैपिटा इनकम कितनी है हमारी। हम कहते तो हैं कि हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम तो हमारी वही की वही है ना, वो तो बढ़ी नहीं रही है। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजें देखनी चाहिए। और सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल स्ट्रक्चर, ट्राइबल प्रोटेक्शन, इन सब के ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन ये जो कमेटी बनाई है, हाई लेवल कमेटी, जस्टिस PP नावलेकर की, ये क्या कर रहे हैं? ये ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं इलीगल माइग्रेशन। इलीगल माइग्रेंट्स कितने हैं देश के अंदर? कहा गया है इनको ढूंढने के लिए कि आप ढूंढो। किसको ढूंढो? इलीगल माइग्रेंट्स को ढूंढो।
एबनॉर्मल पॉपुलेशन शिफ्ट, अगर किसी एरिया में एबनॉर्मली पॉपुलेशन बढ़ी है, मुस्लिम पॉपुलेशन स्पेसिफिकली अगर बढ़ी है, या माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो उसके ऊपर स्पेशल रिपोर्ट। चेंजेस अमंग रिलीजियस एंड सोशल कम्युनिटीज, रिलीजियस और सोशल कम्युनिटीज के अंदर क्या चेंज आ रहा है, डेमोग्राफिकली किस तरीके से चेंज आ रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इम्पैक्ट ऑन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, लोकल गवर्नेंस, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइबल सोसाइटीज, लॉ एंड ऑर्डर, पॉसिबल लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा। ये भी पूछा है कि पॉसिबल लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा। इलीगल माइग्रेशन, अब इलीगल माइग्रेंट को हटाने में दिक्कत नहीं है। आप ये समझो कि इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। बाढ़ आती है इंडिया में हर साल, लोगों के घर बह जाते हैं, डॉक्यूमेंट कहां से बचेंगे। लोगों के डंगर बह जाते हैं, डंगर मतलब गाय भैंस बह जाती है लोगों की। बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर हर साल बाढ़ आती है। दामोदर नदी के अंदर हर साल बाढ़ आती है, सोन नदी के अंदर हर साल बाढ़ आती है। कहां से बचेंगे डॉक्यूमेंट, और कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। 2014 से पहले के, 2000 जो 1987 से पहले पैदा हुआ है उसका खुद का एक माता पिता का, यही डॉक्यूमेंट मांगेंगे ना सिटीजनशिप के लिए। कौन सा सबसे पहला है सिटीजनशिप एक्ट, 1955। 1955 का एक्ट आया, फिर उसके बाद 1986 का एक्ट आया, उसके बाद 2002 का एक्ट आया, 2019 का एक्ट आया सीए, उसके साथ एनआरसी करने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीजें, ये सारी समस्याएं भी डेमोग्राफी को लेकर हमारे सामने हैं। देखो आसाम एनआरसी का भी इन्होंने जिक्र किया है। तो एडिटोरियल क्या बताता है, आसाम एनआरसी के बारे में भी बताता है। कह रहा है कि देखो ये आसाम एनआरसी के बारे में मैंने आपके लिए कुछ चीजें निकाली। 1951 में सबसे पहले आसाम के अंदर एनआरसी, एक ही राज्य में हुआ है अभी तक एनआरसी। एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स का नेशनल रजिस्टर, ठीक है, सिटीजन्स का। तो 1979-85 के अंदर आसाम के अंदर मूवमेंट होता है, कौन करता है, आसू, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन होता है आसू। आसू करता है, और इलीगल जो माइग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो 1985 में आसाम अकॉर्ड हो जाता है किसके साथ, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और आसाम की गवर्नमेंट का। किस बात पे कि भाई जो भी व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले आया है उसको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, और इसके बाद जो आया उसको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसी दिन शुरू होती है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद लाजमी है कि कहीं पे वॉर हो रही है तो लोग आउट माइग्रेट करेंगे, वहां से बाहर जाएंगे, ठीक है। तो एनआरसी अपडेट उसके बाद आता है 31 अगस्त 2019 में दोबारा से किया गया एनआरसी, और 19 लाख लोगों को निकाल दिया गया, जिसके अंदर ये पाया गया कि एक तो प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट के परिवार के लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कारगिल वॉर लड़ी थी इंडिया की तरफ से 19, क्योंकि इसमें सीएए और एनआरसी, इन दोनों को अगर हम मिला के देखेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और एनआरसी को जब हम मिला के देखेंगे, तो सीधे सीधे क्या बता रहा है ये, सीए 2019 में क्या कहा गया, सीए 2019 में कहा गया कि भाई जो लोग 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से आए हैं, और वो मुस्लिम नहीं है, यानी कि वो हिंदू हैं, वो जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, या क्रिश्चियन हैं, और वो पॉलिटिकली परसिक्यूटेड है, पॉलिटिकली या फिर रिलीजियसली परसिक्यूटेड है, वो अपने देश में क्या है, परसिक्यूटेड है, यानी कि परेशान किए जा रहे हैं पॉलिटिकल या रिलीजियस रीजन से, और वो इंडिया में आए हैं, तो उनको सिटीजनशिप, वैसे तो 11 साल रहने के बाद नेचुरलाइजेशन होता है, इनको 5 साल के बाद नेचुरलाइजेशन करके इनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। 2014 में, 2014 की डेट क्यों रखी गई, क्योंकि 2019 में आया, तो 5 साल पीछे की डेट रखी गई, जो भी 5 साल यहाँ पे रह लिया उसको क्या करेंगे, सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो
ये तो हो गया सीए। एनआरसी के अंदर क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा, जो इंडिया के अंदर ऑलरेडी रह रहा है उसको ढूंढेंगे कि किसके पास क्या नहीं है, किसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको क्या करेंगे बाहर। और बाहर से वापस आने का रास्ता किसके पास है, हिंदू, जैन, पारसी, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम के पास नहीं है वापस आने का रास्ता। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम को तो निकाल देंगे बाहर, उसके पास वापस आने का रास्ता ही नहीं है। वो नहीं कह सकता कि मैं अपनी जगह पर प्रोसिक्यूटेड हूं। लेकिन हिंदू है कोई, वो बांग्लादेश से आया है, अगर वो अपनी सिटीजनशिप साबित नहीं भी कर पाया तो भी उसको इस रूट से वापस ले आएंगे। तो ये एक क्या है, रिलीजन के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है मुस्लिम्स के साथ, ठीक है। और ये कोई आप कह सकते हो कि टेंजिबल डिफरेंशिया है, देयर इज अ नेक्सस, लेकिन वो नेक्सस किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ। और ऑब्जेक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब ऑब्जेक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और उसके साथ नेक्सस की कोई बात ही नहीं उठती। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया समझ में आता है ना सबको, आर्टिकल 14 के अंदर सर एक इंटेलिजिबल बार बता डिफरेंशिया। दो, हाँ जी, एक बार आप बता दो। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होता है जिस जब दो लोगों के बीच में हम लोग सीधे सीधे देख सकें कि अंतर है, एक महिला एक पुरुष है, मेल फीमेल के अंदर देख सकते हो ना, दिखता है ना कि एक मेल एक फीमेल है, साफ साफ पता चल रहा है। एक 18 साल से ऊपर, एक 18 साल से नीचे, माइनर, मेजर, ठीक है। तो ये क्या है, एक जाति के आधार पर भी हम देख सकते हैं, ये जनरल कैटेगरी का, ये ओबीसी कैटेगरी का, ये एससी एसटी कैटेगरी का, तो उसके आधार पर रिजर्वेशन मिलता है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये सारे कैसे हैं, ये सारे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हैं। और इस इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को क्रिएट करने का एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है, महिलाओं की सुरक्षा, छोटे बच्चों की सुरक्षा, क्योंकि महिलाओं को रेप के अगेंस्ट सुरक्षा देनी है तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है। छोटे बच्चों के साथ बलात्कार ना हो उसके लिए पॉक्सो है, तो वहां पर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की जरूरत है। तो क्या ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया इनइक्वालिटी तो क्रिएट नहीं कर रहा, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के साथ उस इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का नेक्सस है या नहीं। वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जो क्रिएट किया गया है वो उस ऑब्जेक्टिव के साथ, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो कानून बनाया गया, उस ऑब्जेक्टिव के साथ वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नेक्सस रखता है, यानी कि वो उसको फुलफिल करता भी है या नहीं, ये देखना है। ये भी देखना होगा कि ऑब्जेक्टिव कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आर्टिकल 14 का टेस्ट पास किया उसने। तो आर्टिकल 14 का टेस्ट यहाँ पर पास नहीं करता है सीए एनआरसी को, अगर हम साथ में मिलाकर पढ़े तो इसके ऊपर केसेस भी हुए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अभी तक कुछ भी बहुत ही पुख्ता नहीं किया है, ठीक है। सिटीजनशिप डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें, ट्राइबल प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। एक ये पीस विद पीस आर्टिकल निकला है, पीस विद पीस। क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है ना, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली चंद्रपाल सिंह के केस की बात करें, चंद्रपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ, चंद्रपाल सिंह एक फिजिकली चैलेंज दलित एडवोकेट है, गाजियाबाद के अंदर प्रैक्टिस करता है बेचारा। उसके साथ क्या हुआ, ही वॉज अरेस्टेड इन गाजियाबाद ओवर अ माइनर नेबरहुड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रिवेंटिव पावर्स were used against him and he was detained despite the absence of serious criminal charges। कोई सीरियस क्रिमिनल चार्ज नहीं था उसके अगेंस्ट, तब भी उसको क्या किया गया, बेचारे वकील को उठा के जेल में डाल दिया गया, है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट कॉल्ड सच deprivation of liberty highly irresponsible and issued guidelines। Report says court ordered compensation of 25,000 per day। जितने दिन, 24 घंटे के ऊपर, क्योंकि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है और कितने समय तक रख सकती है डिटेंशन में, 24 आवर्स तक। 24 आवर्स के बाद उसको, 24 आवर्स के अंदर उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना 24 आवर्स के बियॉन्ड वो आपको डिटेंशन में नहीं रख सकते। फंडामेंटल राइट है, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल राइट है, वॉयलेशन हुआ, 24 घंटे से ज्यादा उसको डिटेंशन में रखा गया वकील साहब को, तो वकील साहब को कहा गया कि 25,000 रुपए पर डे कंपनसेशन देना पड़ेगा, वकील साहब को मिलेगा, ठीक है।
और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि जहां पर एक्चुअली अभी तक कुछ क्राइम हुआ नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं, प्रिवेंटिव उस क्राइम को रोकने के लिए डिटेन कर ले रहे हैं, अरेस्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, एडिटोरियल क्या कहना चाहता है? एडिटोरियल कहना चाहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी हमने देखा नेबर डिस्प्यूट के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लगा के बेचारे को जेल में डाल दिया वकील साहब को, है ना। इसके अलावा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है कोई, उसके अंदर डाल दे रहे हैं। माइनर क्वेरल्स के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है देश के अंदर कहीं पर, उसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में उसको जेल में डाल दे रहे हैं, यूएपीए लगा के, एनएसए लगा के, जैसे सोनम वांगचुक को डाल दिया था, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसने कोई क्राइम किया थोड़ी था। पॉलिटिकल डिसेंट अगर कोई कर रहा है, पॉलिटिकली अगर कोई विरोध कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, पत्रकारों को जेल में डाल दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा वेग एलिगेशन ऑफ कम्युनल टेंशन के वेग एलिगेशन लगा के, यूएपीए लगा के, एनएसए लगा के उसको जेल में डाल दिया जा रहा है व्यक्ति को। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मिसयूज ज्यादा हो रहा है, ये कह रहे हैं। ठीक है, मिसयूज ज्यादा हो रहा है। तो ये हमारे आर्टिकल 21 से तो कनेक्ट होता ही है, क्योंकि सीधे सीधे कहता है आर्टिकल 21 दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी, ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो ये आता है कि वो प्रोसीजर ड्यू भी होना चाहिए। और जब ड्यू प्रोसीजर की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि वो प्रोसीजर फेयर भी होना चाहिए और जस्ट भी होना चाहिए, अनजस्ट ना हो, अनफेयर ना हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 21 से कनेक्ट होता है, आर्टिकल 22 से सीधे सीधे कनेक्ट होता है, क्योंकि आर्टिकल 22 क्या देता है हमको? हमको प्रोटेक्शन देता है ऑन अरेस्ट। जब हम अरेस्ट हो गए तो उसके अंदर हमारे पास क्या प्रोटेक्शन है, क्या अधिकार है? हम कॉल कर सकते हैं अपने किसी रिश्तेदार को, नियर रिलेटिव को, हम किसी वकील को कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे से ज्यादा वो हमको डिटेंशन में नहीं रख सकता है। 24 घंटे के अंदर वो हमको एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। डीके बासु जजमेंट है, डीके बासु गाइडलाइंस बोलते हैं उसको। डीके बासु की गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है जब वो अरेस्ट करेगा, डिटेंशन में लेगा पुलिस वाला। तो ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 ही प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ भी बनाने की इजाजत देता है, लेकिन उसके ऊपर लिमिटेशंस भी लगाता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लास करेंगे ना तो उसके अंदर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन नहीं हो सकती। 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन चाहिए तो बोर्ड का रिकमेंडेशन चाहिए, कौन सा बोर्ड है, कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अलाउड तो है, लेकिन विद लिमिटेशंस, और उन लिमिटेशंस को वायलेट किया जा रहा है यहाँ। ठीक है, और आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है। तो आर्बिटरी डिसीजन अगर कहीं पे लिया जा रहा है तो सीधे सीधे इक्वालिटी का वॉल्यूशन। एक रिफ्यूजी के ऊपर एक और आर्टिकल है, रिफ्यूजीज के ऊपर, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2025 आई है, याद रखेंगे क्या है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2025। और कौन जारी करता है? यूएनएचआरसी, एचसीआर, है ना। क्या? ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट। ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट क्या बताती है कि भाई दुनिया भर के अंदर कितने रिफ्यूजी हैं, उन रिफ्यूजीज का कैसे ध्यान रखा जाए, उनके ऊपर पूरी रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, मैनी रिफ्यूजी रिटर्न टू होम, यानी बहुत सारे रिफ्यूजी घर अपने देश वापस चले गए, जो कि अच्छी बात होनी चाहिए। बोलो, अच्छी बात है ना। रिफ्यूजी अगर किसी दूसरे देश में शरण लेके रह रहा है, कोई व्यक्ति दूसरे देश में शरण लेके रह रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि वो अपने देश वापस चला जाए। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, many refugees return to home not because their country became safe। लेकिन हर रिटर्न अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर रिपैट्रिएशन अच्छा नहीं है। ये वापस जा रहे हैं, अच्छा इन्होंने माइग्रेट किया होगा, ये अपने देश से बाहर गए होंगे, रिफ्यूजी बने होंगे। क्यों बने होंगे? क्योंकि इनके देश में वॉर चल रही होगी, सिविल वॉर चल रही होगी, कोई अनरेस्ट होगा, कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होगा बहुत बड़ा, भुखमरी होगी, इसलिए अपना देश छोड़ के गए होंगे। नहीं तो अपना देश छोड़ के क्यों जाएंगे? दो तरह के लोग जाते हैं, बहुत अमीर और जिनके पास कुछ नहीं, जिनको जीवन जीने के लिए भी अब कहीं दूसरी जगह जाना मजबूरी हो गया है। ठीक है, तो ये वो है जिनका मजबूरी बन गई है दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो सर इन्हीं लोगों की वजह से भी क्राइम रेट भी बढ़ता है फिर इंडिया में। हाँ नीतू जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
अगर हम लोग इस तरीके का आंसर लिख रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों को क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है ये बताना है, तो इलीगल इमिग्रेशन को भी हम लोग उसके अंदर लिख सकते हैं। और इलीगल इमिग्रेशन जब भी लिखेंगे, बैलेंस्ड स्टेटमेंट लिखना है। इलीगल इमिग्रेशन को आप आउटराइटली खराब नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो माइग्रेट करके आए हैं वो मजबूरी में माइग्रेट करके आए हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, अब उसके लॉज भी देखेंगे उसके अंदर क्या क्या नियम है कि हम उसको वापस नहीं भेज सकते जब तक वो अपने देश में सुरक्षित नहीं है, हम उसको वापस नहीं भेज सकते, नियम है, इंटरनेशनल लॉ है। हालांकि इंडिया ने उसके ऊपर साइन नहीं कर रखा है, इंडिया ने उसको रेटिफाई नहीं किया रिफ्यूजी कन्वेंशन को कभी भी, लेकिन तब भी लॉ तो है। बाकी देशों के ऊपर तो लागू होता है जिन्होंने साइन किया है, जिन्होंने रेटिफाई किया है। ठीक है, तो रिफ्यूजी जो है वो जहां सर पर जा रहा है उस देश के लिए समस्या तो है ही, लेकिन वो खुद समस्या में है। और सर इनकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन व्यूज से अगर हम देखें, सर हाँ जी, मोस्टली तो लॉस ही हो रहा है इंडिया का। इंडिया का क्या, देखो माइग्रेशन जो है और रिफ्यूजी जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया की समस्या है। ये पूरी दुनिया की समस्या है। दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी सेंटर कहाँ है? बांग्लादेश में, इंडिया में नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस कहाँ है? मिडिल ईस्ट में है, सीरिया के अंदर। और रोहिंग्यास का जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है बांग्लादेश के अंदर, ये सबसे बड़े वो है, क्या तो बोलते सर हैं, इनकी वजह रिफ्यूजी। से क्रिमिनल केस बढ़ कैसे रहे हैं? हाँ जी, इनकी वजह से क्रिमिनल केस बढ़ कैसे रहे हैं? तो भाई ये आए हैं, अगर किसी देश से किसी देश में गए हैं तो ये अनएम्प्लॉयड ही, अनस्किल्ड है मोस्टली। अब सरवाइव करने के लिए फिर ये क्या करते हैं, सर्वाइवल क्राइम्स करते हैं। सर्वाइवल क्राइम्स, चोरी करना, ये करना। और फिर जहां पर जाते हैं वहां पर कई बार क्या है कि डेमोग्राफिक चेंज आता है, डेमोग्राफिक चेंज की वजह से भी फ्रिक्शन बढ़ता है सोसाइटी के अंदर। जैसे एक मैं केस आपको बताऊं, आप लोग आईपीसी में पढ़ोगे उस केस को, उसमें क्या हुआ था कि एक गांव के बाहर सरकार ने बांग्लादेशियों को बसाया, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को बसाया उस गांव के पास। तो उस गांव के लोग बड़े नाराज हो गए कि ये हमारे गांव के पास कैसे बच सकते हैं। उन गांव वालों ने सबने मिलके उन बांग्लादेशियों के ऊपर हमला कर दिया। तो लड़ाई हुई, क्राइम हुआ तो क्राइम रेट बढ़ा ना, तो क्राइम रेट ऐसे बढ़ता है। ठीक है, वो लोग भी, हालांकि जो लोग आ रहे हैं वो लोग भी क्राइम करते हैं, उनके साथ भी क्राइम होता है, तो दोनों ही परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी आंसर लिखेंगे बैलेंस लिखना। ठीक है, मेरा ये सजेशन है नीतू जी। ठीक है, एक तरफा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं देखो, कह रहे हैं कि इसलिए वापस नहीं जा रहे अपने देश क्योंकि उनका देश सेफ हो गया। वो अपने देश वापस जा रहे हैं लेकिन इसलिए नहीं जा रहे कि उनका देश सेफ हो गया, बल्कि इसलिए जा रहे हैं कि जिस देश में वो गए थे रिफ्यूजी बन के, उस देश की परिस्थिति ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में वॉर चल रही है हर जगह। तो वो लोग अपने देश वापस, कहना कि कोई बात नहीं, मरेंगे तो अपनी धरती पे जाके मर ले, यहाँ पे तो मरना ही है, यहाँ भी भुखमरी है। ठीक है, तो नॉर्मली जो रिटर्न होता है वो सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन की तरह नहीं दिख रहा रिटर्न। क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। रिफ्यूजी कौन होता है? अ पर्सन हु क्रॉसेस एन इंटरनेशनल बॉर्डर बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, वॉर, वायलेंस, सीरियस थ्रेट इन देयर होम कंट्री। जिसको खतरा है, अपने ही देश के अंदर खतरा है, वो रिफ्यूजी है। ठीक है, और जिसको खतरा नहीं है, जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग डंकी मार के यूएस जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, डंकी मूवी भी आई थी शाहरुख खान की 1-2 साल पहले। तो डंकी मार के यूएस जाते हैं इंडिया से, तो वो क्या रिफ्यूजी हैं? वो रिफ्यूजी नहीं है, वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। और नीतू जी, जो आप इलीगल माइग्रेंट्स से क्राइम की समस्या बता रहे थे, तो इंडियंस के यूएस जाने से भी बहुत ज्यादा समस्या होती है, इंडियंस भी वहां जाके बहुत ज्यादा क्राइम करते हैं। तो कभी भी इस तरीके का इम्बैलेंस आंसर मत लिखना। ठीक है, हालांकि आपको अच्छी नॉलेज है चीजों को, मैंने क्योंकि आपके आंसर्स पढ़े हैं तो आपका अच्छी नॉलेज है हर चीज को लेके, लेकिन कभी भी आंसर को इम्बैलेंस नहीं करना है हमको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। एसाइलम सीकर कौन होता है? एसाइलम सीकर सर होता है, हाँ जी, आपने कहा ये जो लोग अभी आपने मूवी भी बताई डंकी मार के वो जाते हैं बाहर, वो इलीगल हम्म, होते हैं। हम्म। तो इसमें इलीगल ऐसा क्या है? वो जा तो मतलब माइग्रेट हो रहे हैं, वो माइग्रेट तो उनके नॉर्मली पास भी लोग होते पासपोर्ट हैं नहीं तो। है, उनके पास वीजा नहीं है, वो बिना पासपोर्ट वीजा के कंट्री में घुस रहे हैं। तो बिना पासपोर्ट वीजा के जाना तो फिर इलीगल हो गया ना।
पाकिस्तान से अगर कोई बिना पासपोर्ट वीजा के इंडिया में घुस आएगा तो गोली मार देंगे ना उसको हम। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही है, इंडिया से भी लोग बिना पासपोर्ट वीजा के यूएस जा रहे हैं। मैक्सिको का बॉर्डर कूद के, बहुत बड़ी दीवार है, उसके ऊपर चढ़ते हैं और फिर दूसरी तरफ कूद जाते हैं। एजेंट होते हैं, हाँ एजेंट भाई सस्ता नहीं है। 50-50, 70-70 लाख रुपए देके जा रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए ले लेते हैं एजेंट। उसके बाद भी खतरा कितना, वहां कोलंबिया में और पनामा में, वहां इतने डकैत हैं, वो लूट लेते हैं रास्ते में। टेररिस्ट हैं वो पूरे के पूरे, वहां लूट लेते हैं। जानवर है, जंगली जानवर खा जाते हैं। अरे सर वैसे क्या, मेरे को बताओ, 70 लाख रुपए इंडिया के अंदर बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? अच्छा जीवन जीने तो जा रहे हैं। 70 लाख में इंडिया के अंदर बहुत बढ़िया बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। 70 लाख 1 करोड़ है आपके पास, इंडिया के अंदर बिजनेस कर लो यार। जरूरी है अमेरिका जाना? वो इसलिए जाते हैं, मैं तुमको बताऊं, कि एक जमाना ऐसा था जब बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ से गए और उन्होंने वहां जाके बहुत पैसा कमा लिया। इंडिया वापस आए, हेलीकॉप्टर में बैठ के आने अपने प्राइवेट, और यहाँ के लोगों की यहाँ के फटी की फटी रहेगी कि अरे ये क्या है। फिर ये ट्रेंड बन गया पंजाब हरियाणा साइड की, हम भी जाएंगे, अपन भी जाएगा, कनाडा और यूएसए, ठीक है। तो वो ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, वो कुछ नहीं है। अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रिफ्यूजी प्रोटेक्शन बट हुज क्लेम हैज नॉट येट बीन फाइनली डिसाइड, उसको बोलते हैं एसाइलम सीकर। एसाइलम जिसको मिल जाता है, जिसको प्रोटेक्शन दे देती है कोई भी स्टेट। मान लो मैं अभी सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने लगूं, सरकार मेरे पीछे ईडी सीबीआई और सारी तमाम एजेंसी लगा दे, मैं भाग के चला जाऊं चाइना, और चाइना से बोलूं साहब मुझे प्रोटेक्शन दो, वो मुझे वापस नहीं भेज सकते जब तक मैं प्रोसिक्यूटेड हूं। एसाइलम कब मिलेगा? जब वो मुझे कहेंगे हाँ तुम्हें प्रोटेक्शन। जैसे बांग्लादेश से भाग के शेख हसीना आई, हमने उसको एसाइलम दिया हुआ है ना, इंडिया के अंदर उसको रखा हुआ है ना सुरक्षित, तो वो हमने क्या दिया उसको? एसाइलम दिया है। किसी का माइक खुला हुआ है, बच्चे माइक बंद कर लो तो जी। सर हाँ जी। सर मुझे ना ये जो मैंने ये बोला था इंक्रीजिंग इन क्राइम रेट, सर ये मुझे ये अभी जो आपने पूछा था ना, ये ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का? हाँ हाँ। तो सर मैंने क्राइम रेट इसलिए बोला, और सर इसमें एक अच्छा और अच्छा। मैंने ये भी इसलिए बोला था कि सर जो ओवर क्राउडिंग हो रही है जेलों में, हम्म। इन्हीं की वजह से हो रही है, क्योंकि इन्हें देखो बाहर रहेंगे तो ये क्राइम करके पेट भर लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर इन्हें पुलिस पकड़ के भी ले जाती है तो ये जेल में अपना खाना पीना कर लेंगे। तो सर मैंने उस पर्पज से बोला था, ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट की है इस चीज को लाने हाँ के नहीं, लिए। आपको देखो कभी भी आंसर, आप देखो मैं वही आपको समझा रहा हूँ, कभी भी आप आंसर लिखो तो अपना इस पर्सपेक्टिव को नहीं लिख सकते हो, आपको ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह, आप सीधे सीधे उनको एलिगेट नहीं कर सकते कि उनकी वजह से ही क्राइम रेट बढ़ रहा है और वो तो जेल के अंदर भी अपना गुजारा कर ही लेंगे, तो वो तो जेल भर देंगे, तो वो तो हमारे सारे संसाधनों के ऊपर कब्जा कर देंगे। आप एक वैश्विक नागरिक की तरह सोचो, विश्व में जितने भी लोग हैं वो सब इसी विश्व की संतानें हैं, और रिसोर्सेज पे सबका बराबर अधिकार होना चाहिए, है ना। और रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है वो इसी पे आधारित है कि भाई अगर कोई अपने देश में प्रोसिक्यूटेड है उसको मार दिया जाएगा, अपने देश के अंदर नहीं जिंदा रह सकता, तो भाई दूसरे देश की जिम्मेदारी है कि उसको क्या दे? एसाइलम दे। ठीक है, देखो आ जाते नीचे। स्टेटलेस पर्सन कौन होता है? 4.5 मिलियन स्टेटलेस पर्सन है, इनको कोई भी स्टेट कोई भी कंट्री इनको लेने को तैयार नहीं है, छोटे मोटे नहीं है, 4.5 45 लाख लोग हैं, समझ रहे हो आप? 45 लाख लोग हैं, एक देश बन जाएगा रिफ्यूजीज का अलग से। तो क्या वो इंसान नहीं है? और वो यहाँ पर आके क्राइम कर रहे हैं तो वो सर्वाइवल क्राइम्स कर रहे हैं मोस्टली। मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्राइम करते ही नहीं, वो सबसे अच्छे लोग हैं दुनिया के, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हमें अपने आंसर में हमेशा बैलेंस बना के रखना है। हमें जब भी रिफ्यूजी को डिस्कस करना है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर पे करना है, और हम क्राइम रेट के इंक्रीज में उसको एक कारण बता सकते हैं, लेकिन हमेशा बैलेंस बना के, ठीक है। उनको अगर सीधे सीधे एलिगेट करोगे तो जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में क्या इंप्रेशन जाएगा कि ये जो व्यक्ति है इसका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है? थिंकिंग प्रोसेस वन साइडेड है, बायस्ड है थिंकिंग प्रोसेस। और स्पेशली जुडिशरी में या आप लॉ की फील्ड में हो तो बायस आप व्यू नहीं रख सकते, ठीक है। आपको हमेशा न्यूट्रल व्यू रखना है। समझ में आ रही है मेरी बात?
आपकी सर। सोच आपके साथ है, जो भी आप सोचते हो, जो भी आपका माइंडसेट है, जो भी आप सोचते हो रिफ्यूजीज के बारे में या वो जो भी है, वो आपका आपके साथ है। मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता, ना उसको चेंज करना मेरा मकसद है। मेरा मकसद है कि आपका आंसर बेहतर से बेहतर हो एग्जाम के अंदर। ठीक है, ठीक है। नहीं तुझे तो हमारी डिबेट उसके ऊपर नहीं है कि आप सही हो या गलत हो, हमारी डिबेट उसके ऊपर है कि हमें लिखना क्या है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहे हैं, स्टेटलेस पर्सन 4.5 मिलियन है जिनको कोई स्टेट लेने के लिए तैयार नहीं है एज ऑफ 2025। नेचुरलाइजेशन क्या होता है? नेचुरलाइजेशन होता है कि जब हम किसी कंट्री में रहते हैं, कोई रिफ्यूजी किसी कंट्री में रह रहा है, पर्टिकुलर उसने वो साल गुजार लिए जो उस कंट्री का नियम कहता है कि इतने साल रहोगे तो सिटीजनशिप की बात करेंगे। जैसे इंडिया कहता है कि 11 साल रहोगे तो सिटीजनशिप की बात करेंगे, तो उसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। रीसेटलमेंट यानी कि मान लो कोई इंडिया के अंदर रोहिंग्याज है ना, हम बांग्लादेश से कहते हैं कि भाई अपने यहाँ बसा लो, हम पैसा दे देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खर्चा भी दे देंगे और अपने यहाँ बसा लो, और वो तैयार हो जाता है तो उसको बोलेंगे रीसेटलमेंट। रिपैट्रिएशन, अपने देश वापस चले जाना, रोहिंग्या म्यांमार चले जाते हैं वापस, रखाइन स्टेट चले जाते हैं और म्यांमार उनको रखने के लिए राजी हो जाता है तो उसको बोलेंगे रिपैट्रिएशन, घर वापस। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? रिफ्यूजी पॉपुलेशन गिरी है 3% से, लेकिन क्यों गिरी है हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों गिरी है? क्योंकि दुनिया में डिस्टर्बेंसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके देश में अच्छी परिस्थिति बन गई, बाकी जिस जगह वो माइग्रेट करके गए थे वहां भी परिस्थिति खराब हो गई। ठीक है, रिफ्यूजी पॉपुलेशन स्टूड अराउंड 4.16 करोड़, जिसमें कि 60 लाख फिलिस्तीनियन रिफ्यूजीज हैं। अब बताओ, फिलिस्तीनियन रिफ्यूजीज हैं, वो कहीं जाएंगे, जो अगर किसी देश के अंदर जाएंगे तो भाई वो सरवाइव करने के लिए कुछ तो करेंगे ना। ये दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर रह रहे हैं। जैसे सीरिया के अंदर रिफ्यूजी कैंप है, अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। जॉर्डन के अंदर रिफ्यूजी कैंप्स हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। तो ऐसे कैंपों में रह रहे हैं, घर ही नहीं है इनके पास। इंडिया के अंदर रोड किनारे इतने सारे बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या, ये सब सड़क किनारे रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी डाल के, तो ऐसे ही रह रहे हैं। ठीक है, अराउंड नियरली 19.5 लाख अफगान रिफ्यूजीज है। उसके अलावा वेनेजुएला, साउथ सुडान, यूक्रेन के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, सुडान के अंदर सिविल वॉर चल रहा है, वेनेजुएला के अंदर आप लोगों को पता ही है वहां का राष्ट्रपति उठा लिया उन्होंने, और यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो इसकी वजह से भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं। रिफ्यूजी की जो संख्या है वो बढ़ रही है। 9 लाख से ज्यादा अप्लाई कर चुके हैं यूएस के अंदर, किस चीज के लिए? असाइलम के लिए। 9 लाख लोग यूएस के अंदर असाइलम के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो यूक्रेन ये रिमेन द कंट्री एसाइलम ऑफ का ऑरिजिन क्या है? मोस्ट असाइलम। हाँ जी, हाँ जी। ये एसाइलम क्या है सर? असाइलम अभी बताया था ना कि जैसे मैं मान लो मैं मेरे को यहाँ से भगा दियो आप लोग, मेरे को रिफ्यूजी बना दो, सब कहोगे ऋषि सर तो एकदम बहुत खराब पढ़ाते हैं, हम पत्थर मारेंगे इनको, और मैं भाग के चला जाऊँ बांग्लादेश, है ना। पहले तो मैं जो बांग्लादेश के अंदर एंटर करूंगा वो क्या हो गया, मैं रिफ्यूजी बन गया बांग्लादेश के अंदर एंटर करते ही, क्योंकि मैं इलीगली वहां पर एंटर किया। और एंटर करने का कारण क्या था कि मेरे होम प्लेस पर मेरे साथ परसिक्यूशन हो रहा था, मुझे मार दिया जाता, है ना। तो अपनी जान बचाने के लिए मैंने क्या किया, बॉर्डर क्रॉस कर दिया, मैं बन गया रिफ्यूजी। अब मैंने वहां की सरकार को जाते ही चिट्ठी लिखी, या जो भी वहां पे एप्लीकेशन का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से अप्लाई किया। ज्यादातर इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल्स के अंदर अप्लाई किया जाता है। मैंने अप्लाई किया असाइलम के लिए कि साहब मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, मुझे मेरे देश में मार दिया जाएगा। तो वो असाइलम होती है, वो प्रोटेक्शन जो एक कंट्री देता है किसी रिफ्यूजी को, वो होता है असाइलम। समझ में आया? समझ में आया लकी? बोलो भाई। यस सर। चलो ठीक है। ठीक है, रिफ्यूजी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि स्ट्रिक्ट माइग्रेशन पॉलिसीज बनाई जा रही हैं दुनिया भर के अंदर, पुअर लिविंग कंडीशंस होती जा रही हैं, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है और प्रोटेक्शन घट रहा है, और पुश बैक पॉलिसी भी कई जगह पर अपनाई जा रही है। इंडिया भी पुश बैक पॉलिसी अपनाता है, बांग्लादेशी रिफ्यूजी जो आते हैं उनके अगेंस्ट। पुश बैक यानी कि बॉर्डर पर खड़े करके उनको ऐसे धक्का देते हैं उनके देश में, जाओ अब उधर जाओ, उधर देखो अपना हिसाब किताब। ठीक है, प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वॉर बढ़ रहा है, प्रोसिक्यूशन बढ़ रहा है, तो उससे डिस्ट्रॉयड होम्स क्रिएट हो रहे हैं, जॉब्स लोगों की जा रही हैं, गवर्नेंस कमजोर हो रही है, हेल्थ केयर सेक्टर कमजोर हो रहा है,
क्योंकि जितने ज्यादा रिफ्यूजी होंगे उतना ज्यादा हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर बोझ पड़ेगा, क्योंकि भाई हेल्थ केयर सेक्टर भी तो टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है, जो सरकारी है ना। ये लोग जाके थोड़ी ना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही परसिक्यूटेड है, पहले ही अपने देश से भाग के आए हैं, पहले ही इनके पास कुछ नहीं है ना। तो इंडिया के एंगल से अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो है रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 की जो है उसको हम लोग साइन नहीं किया है, या फिर 1967 का जो प्रोटोकॉल है उस पर भी हमने साइन नहीं किया है। इसीलिए हम रिफ्यूजी तो मानते ही नहीं है किसी को, हम मानते हैं इलीगल इमिग्रेंट। तो हमारे देश में कोई भी रिफ्यूजी नहीं होता है, क्या होता है, इलीगल इमिग्रेंट होता है। हालांकि आर्टिकल 21 उसको भी मिलता है, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है, नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी विदाउट द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो कह रहा है नो पर्सन, सिटीजन नहीं कह रहा नो पर्सन कैन बी। तो सभी लोगों पे अप्लाई होता है आर्टिकल 21, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है। बाकी फॉरनर्स एक्ट है 1946 का, पासपोर्ट एक्ट है, पासपोर्ट के बिना आएगा तो वो इलीगल माइग्रेंट है, पासपोर्ट फॉरनर्स एक्ट के कंप्लायंस के बिना आएगा तो। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है इंडिया के अंदर कई कई देशों को लेकर, जैसे म्यांमार से जो लोग आते हैं, FMRM म्यांमार के साथ हमारा फ्री मूवमेंट रिजीम है, तो वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो लोग आ जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर लिमिटेशन है। कोर्ट प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 21 के अंदर, आप लोगों को पता ही है। तो अब बताओ, किसी को कोई डाउट हो, कुछ कहना हो तो आप लोग कह सकते हैं, बता सकते हैं। जी नीतू जी आप भी कह सकती है कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना न्यूट्रल व्यू अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। बायस्ड व्यू कभी मत लिखना कि किसी एक तरफ का व्यू आप लिख रहे हो, तो उससे सीधे सीधे ये एग्जाम्पल जाता है कि एक नेगेटिव परसेप्शन जाता है। हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सर। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कई लोग अपने व्यू के अगेंस्ट जब वो चीजें सुनते हैं तो वो नाराज भी हो जाते हैं, तो इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है ना। तो ठीक है, आपने इस बात को समझा, बहुत अच्छी बात है। और न्यूट्रल व्यू हमेशा लेके चलेंगे एग्जाम, ठीक है नीतू जी। आपके पॉलिटिकल व्यूज से, आपके जो पर्सनल व्यूज हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको भी पॉलिटिकल, रिलीजियस और ये कैसे भी व्यूज रख सकते हो, हमें सही है रास्ते ना। पे ला। हाँ जी। सर टीचर्स होते हैं इसलिए हमें सही रास्ते पे लाने के लिए। हाँ, बस वही काम है हमारा, है ना, वही काम है। ठीक है, चलो थैंक यू, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे।